बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट लेंगे जनरल साइंस क्लास 8 के पहले चैप्टर से, जो कि है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो इकोलॉजी अगर देखें तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम दो तरह से चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें इंसान शामिल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर शामिल हैं, तो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है हमारा एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट होता है वो सारा नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, जैसे कि सॉइल है, मिट्टी है, पानी है, हवा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमारे राउंड अबाउट मौजूद होती हैं वो सारी की सारी नॉन लिविंग है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कुछ एनवायरनमेंट से चीज़ें लेते हैं, कुछ एनवायरनमेंट को चीज़ें देते हैं। अब ये जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी इस रिलेशन को स्टडी करती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे रहते हैं, आप एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे कुछ लेन देन के बीच में होता है, कौन सी चीज़ें हम उनसे लेते हैं और कौन सी चीज़ें ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट को या अपने साइड जो चीज़ें हैं उसके अराउंड अबाउट में उनको देते हैं। तो इकोलॉजी में जो चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कई तरह से स्टडी हो सकते हैं। वो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी हो सकते हैं। हर ऑर्गेनिज्म को हम अलग-अलग से स्टडी करते हैं कि उसका अकेले का अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन क्या है। एक पॉपुलेशन के तौर पे देख सकते हैं। पॉपुलेशन क्या है कि किसी एक ही जगह पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे होते हैं और वो अपने एनवायरनमेंट से कैसे स्टडी करते हैं। जैसे एक जगह पे बहुत सारे इंसान इकट्ठे हैं, बहुत सारे गाय इकट्ठी हैं, बहुत सारी बकरियां इकट्ठी हैं, तो किसी एक तरह की जो चीज़ है या कोई एक तरह के जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर जब इकट्ठे उनको स्टडी किया जाता है तो एक पॉपुलेशन के तौर पे सामने आते हैं। अगली चीज़ जो होती है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है कि कम्युनिटी में बहुत सारी जो पॉपुलेशंस हैं वो इकट्ठी होकर, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशंस हैं वो इकट्ठी होकर कम्युनिटी बनाती हैं। और जब वो कम्युनिटी इस आपस में इंटरेक्ट करती हैं या पूरी कम्युनिटीज़ को स्टडी किया जाएगा तो उसको यूनिवर्सली स्टडी कर लेंगे या एक किसी छोटी सी जगह पे स्टडी कर लेंगे जिसमें वो हर तरह के लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा इकोसिस्टम। इसके बाद आखिरी जो चीज़ है उसको जो सबसे बड़ा लेवल है वो हमारा होता है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल में क्या होता है कि पूरी होल यूनिवर्स में सारे ऑर्गेनिजम्स, सारी नॉन लिविंग चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं, तो वो हमारे पास बन जाता है बायोस्फीयर। मीन एक स्फीयर है, जैसे ज़मीन हमारी एक गोल सरफेयर है या गोल चीज़ है, तो उसके ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, अवेलेबल हैं, तो एक बायोस्फीयर के ऊपर अवेलेबल हैं। तो उसमें इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं उस स्फीयर के ऊपर, जैसे कि पानी पूरी ज़मीन में मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ शक्लों में मौजूद है, पहाड़ हैं, मिट्टी है, दरख्त हैं, हवा है। तो ये सारे नॉन लिविंग फैक्टर हैं, नॉन लिविंग चीज़ें हैं जो कि ज़िंदा चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। तो इस तरह से इकोलॉजी टेक्निकली क्या हुआ कि इकोलॉजी जो है दैट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। के जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि इंसान हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, वो सारे अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे उनका रिलेशनशिप है और कैसे उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। एंड दैट स्टडी इज़ टर्म्ड एज इकोलॉजी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो होती है कि जो डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में किस तरह से मौजूद रहती हैं और वो क्या करती हैं या उनको रिपीट कैसे होती हैं।
जैसे कोई भी चीज़ हम यूज़ करना शुरू करते हैं तो वो इस्तेमाल होते होते आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती है। तो जब वो चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी तो वो तो आस्ता आस्ता एनवायरनमेंट से अलहदा हो जाएंगी या एनवायरनमेंट से बिल्कुल चीज़ें मौजूद नहीं रहेंगी ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल के लिए। बट फिर भी ये चीज़ें अपनी एक क्वांटिटी मौजूद में रखती हैं, वो मौजूद रहती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए डिफरेंट जो चीज़ें हैं, ये जो डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो अपना एक सर्कल मेंटेन करती हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक जो पार्टी है या एक फैक्टर है उससे दूसरे फैक्टर में, वहाँ से आगे और वहाँ से दोबारा फिर वापस अपने सिस्टम में। तो इस तरह चीज़ें रिपीट होती चली जाती हैं। ये जो रेपिटेंस है कि चीज़ें अपने आप को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती चली जाती हैं, उसको हम कहते हैं साइकिल्स। नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं या नॉन लिविंग जो फैक्टर्स हैं उनके डिफरेंट साइकिल्स हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है ऑक्सीजन साइकिल। तो यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे हम टॉपिक बाय टॉपिक हर एक टॉपिक को समझेंगे, जितने भी आपके चैप्टर्स में आ रहे होंगे। उसके बाद हम इनकी एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। क्योंकि मॉडर्न जो टेक्निक्स आ रही हैं एग्जामिनेशन की, दे आर अबाउट SLOs के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। एजुकेशन एक डिफरेंट चीज़ है कि आपको चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, बट लर्निंग क्या है कि आप एक चीज़ को किस तरह से समझते हैं। तो आजकल क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में एक चीज़ की समझ होना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना वो ज़्यादा ज़रूरी है कि जस्ट किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाए कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, वो और इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ अब नहीं रही। सो उसकी बेस पे हम सबसे पहले अपने जो कंटेंट है बुक का उसको देखेंगे ताकि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये साइकिल जो है ये ऑक्सीजन साइकिल है। यहाँ पे हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक फोटोसिंथेसिस है और दूसरा रेस्पिरेशन है। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। हम आप सब जानते हैं, पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो प्लांट्स में होती है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी रूट से जो वाटर है, पानी है, अब्जॉर्ब करते हैं। जब वो पानी रूट से अब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके बाद वो उनके लीव्स में आता है, लीव्स में, और साथ साथ में वो अपने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते हैं और इसके बाद लाइट लेते हैं फ्रॉम द सन। ये सारी चीज़ें मिला के, और कुछ उनके अंदर खुद से प्लांट के लीफ के अंदर सिस्टम होता है, जैसे उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, वो क्लोरोफिल को यूज़ करते हैं और इन सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के तो उससे क्या बनते हैं, एक प्रोसेस कर देते हैं जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस है उसके नतीजे में कुछ फूड मॉलिक्यूल बनते हैं। इस जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है C6H12O6। C6H12O6 को क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है प्लांट खुद के लिए भी यूज़ करता है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टोर कर लेता है विद इन प्लांट बॉडी, जो उसके फ्रूट्स हैं उसके अंदर। और जब फ्रूट्स जो हैं आपको पता है जब हम पक जाते हैं या राइप करते हैं तो उसके बाद उनको फर्दर उतार के हम इंसान जो हैं ये जानवरों के लिए हम मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आ जाते हैं फूड मॉलिक्यूल्स के साथ ही आगे इसने एक और चीज़ डिस्कस की है, दैट इज़ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है अगर इसको देखें तो ये नॉन लिविंग के लिए होती है, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो करते हैं, और इनका काम क्या है कि जो ग्लूकोज इनको मिला है, प्रीपेयर्ड मटेरियल आया है, उस प्रीपेयर्ड मटेरियल को हम क्या करते हैं, जैसे हम खाना खा लेते हैं तो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में आ गया। कोई जानवर है वो प्लांट की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को खाता है, जैसे पत्ते हैं या घास फूस है या चारा है वो खा लेता है तो उसकी बॉडी में आ गया। अब ये जो एनर्जी उनकी बॉडी में आई है उसको वो यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसी ग्लूकोज के साथ
ऑक्सीजन हमारी बॉडी में रिएक्ट करती है। जैसे हम सब जानते हैं कि हम सांस लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रही है, टेक्निकली क्या होता है, उसमें जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्शन करते हैं और जब रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर रिलीज़ होता है और साथ में हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी जो है हमारी बॉडी जो है डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर लेती है। इसके बाद देखें, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज़ हुई, वाटर रिलीज़ हुआ है, ये कहाँ पे चला गया, वापस एनवायरनमेंट में चला गया। जैसे अगर हमने सांस लिया है तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से जब हम रेस्पिरेशन करते हैं और हमारी बॉडी में जब स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, या बहुत सारे बच्चों ने या किसी हम फील करते हैं जब हम सांस ले रहे होते हैं, तो अगर सांस थोड़ी सी देर के लिए अपने हाथ पे या किसी शीशे पे हम उसके ऊपर सांस लेते हैं तो हम वहाँ पे नमी सी फील होती है या थोड़े से वाटर वेपर आ जाते हैं। तो वो जो वाटर वेपर है, वो जो नमी है, वो वही वाटर है जो हमारी बॉडी के अंदर किसी तरह से इस तरह से बन रहा होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और बहुत सारा पानी जो हम रूटीन में पीते भी हैं। तो मेन जो इस तरह से जो रेस्पिरेशन के थ्रू पानी बनेगा वो हमारी बॉडी में शामिल हो जाता है, तो जो कि स्वेटिंग के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए या हमारे सांसों के ज़रिए हमारी बॉडी से रेस्पायर भी करता है, रिलीज़ भी हो जाता है और बहुत सारा पानी जो है हमारी बॉडी में मौजूद भी रहता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हम सब जानते हैं, सब पढ़ते आए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि जैसे जैसे हम सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर चली जाती है। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर गई है वो वापस कहाँ पे जा रही है, वो वापस अपने एनवायरनमेंट के अंदर जा रही है। एनवायरनमेंट में रिपीट काम फिर वही होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, वहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन और वाटर को, और साथ में क्या बन जाएगा, प्लांट अपने लिए यूज़ कर लेंगे, सनलाइट को यूज़ करेंगे, सनलाइट के साथ वो क्लोरोफिल को यूज़ करेंगे और अल्टीमेटली दोबारा फिर वो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके तो इसमें जो ग्लूकोज बना के एनवायरनमेंट को दे देंगे। वो ग्लूकोज फिर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होगा। वही ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के लिए हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो इन एयर है वो, और इधर से ग्लूकोज, ये दोनों आते हैं, वो रिएक्ट करते हैं और ये सारा काम जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन होती है, और रेस्पिरेशन के ज़रिए हमारी बॉडी जो है दोबारा उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करती है, साथ में एनर्जी रिलीज़ कर देती है। सो बच्चों, ये था हमारा आज का पहला टॉपिक।